नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है भारत और रूस के बीच में एक ऐसा समझौता हुआ है जिससे कि भारत के सैन्य जहाज अब आर्कटिक तक पहुंच सकते हैं। सोचिए, अगर आपको रूस के किसी बर्फीले पोर्ट पर भारत के युद्धोत यानी भारतीय वॉरशिप खड़े मिले, आखिर भारत कर क्या रहा है वहां पर? और सबसे बड़ा सवाल, जब पूरी दुनिया यूक्रेन वॉर और इंडो पैसिफिक के टकराहट में उलझी पड़ी है, तो इंडिया और रूस ने मिलकर इतना बड़ा समझौता चुपचाप क्यों किया? आइए इन्हीं सवाल के जवाब इस इशू में ढूंढते हैं। सबसे पहली बात, इंडिया और रशिया के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उसका नाम है रिलॉस, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिकल सपोर्ट। मतलब इंडिया और रूस आदान प्रदान, मतलब कि समझौता है कि जितने भी लॉजिस्टिकल सपोर्ट हैं, जितनी भी रिफ्यूलिंग या फिर डैमेज को रिपेयर करना इनके जहाज़ों में और इनके पोर्ट्स को यूज़ करना, इस तरीके का एक समझौता हुआ है। और ये जो समझौता बताया जा रहा है वो प्रेसिडेंट ऑफ रशिया व्लादिमीर पुतिन के विजिट दिसंबर 4 और 5 के बीच में, उसके बाद ही कुछ दिनों का नतीजा है। आइए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। सबसे पहली बात, इस रिलॉस में क्या क्या चीजें हमारे समझौते में सामने आई है। सबसे पहली बात, मिलिट्री मूवमेंट, मतलब कि कितने भी सैनिक हैं वो किस तरीके से आदान प्रदान कर रहे हैं। इसमें आपके मिलिट्री फॉर्मेशंस, वॉरशिप और एयरक्राफ्ट, यानी कि आपके ना कि सिर्फ नेवी के बल्कि हवाई जहाज और फाइटर प्लेन्स भी आदान प्रदान, उनके मूवमेंट को अलाउ किया जाएगा बोथ बाय रशिया और इंडिया। ठीक है। दूसरी बात है लॉजिस्टिकल सपोर्ट। ये सामान्य बात है कि कोई भी अगर कोई भी फाइटर प्लेन है या तो फिर एयरक्राफ्ट है या तो आपका कोई नेवी की शिप है, इसको डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिपेयर की या तो फिर इसके डैमेज को रिपेयर करने की या रीफ्यूलिंग की जरूरत पड़ती है। तो इन्हीं जरूरतों को हम लॉजिस्टिकल सपोर्ट कहते हैं। तो ये जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट है जो भारतीय सेना को या नेवी को मिलेगी रूस के द्वारा, और रूस के नेवी और आर्मी को मिलेगी अपने भारत के द्वारा, वो अरेंजमेंट का अग्रीमेंट है, वो अरेंजमेंट का समझौता है इस पे। ठीक है। सपोर्ट सर्विसेज लाइक रीफ्यूलिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, यानी कि भारत के जो नेवी शिप्स हैं वो अब आर्कटिक में भी पहुंच सकते हैं और वहां पे जाके अपने आप को सस्टेन भी कर सकते हैं रूस के सपोर्ट के द्वारा थ्रू दिस अग्रीमेंट। ठीक है। फिर तीसरी बात, जॉइंट ऑपरेशंस, मतलब कि ना कि केवल सिर्फ इस तरीके का सपोर्ट, मिलिट्री का मूवमेंट या लॉजिस्टिकल सपोर्ट, बल्कि इन दोनों फोर्सेस को एक दूसरे के साथ एक्सरसाइजेस, जो कि जॉइंट एक्सरसाइजेस कहे जाते हैं, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ट्रेनिंग एक्टिविटीज, जितने भी डिजास्टर होते हैं और उसमें जितनी भी हमारे सेना की जरूरत पड़ती है उस टाइप की भी ट्रेनिंग का समझौता हुआ है रिलॉस के अंदर। ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एयर स्पेस, किसी भी देश का जो एयर स्पेस है वो उसके सॉवरेंटी का दर्शाता है कि किस तरीके से वो एयर स्पेस को यूज करता है। और जब इस तरीके के समझौते होते हैं तो रूस या फिर इंडिया ये अपने एयर स्पेस को दूसरे नेशन के द्वारा, मतलब कि इंडिया रशिया को अपना एयर स्पेस यूज करने का परमिशन देता है। तो अग्रीमेंट फैसिलिटेट्स द म्यूचुअल यूज ऑफ एयर स्पेस बाय रशियन एंड इंडियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट, मतलब कि जितने भी एयरक्राफ्ट हैं वो रशिया के एयर स्पेस यूज कर सकते हैं इंडिया के, और इंडिया में रशियन एयरक्राफ्ट उन एयर स्पेस को यूज कर सकते हैं। एंड इंक्लूड्स द प्रोविजंस फॉर पोर्ट कॉल्स ऑफ वॉरशिप्स बाय बोथ कंट्रीज। इसका मतलब ये कि जितने भी वॉरशिप्स हैं, ना केवल सिर्फ एयरक्राफ्ट बल्कि जो वॉरशिप हैं
वो भी यहाँ पे पोर्ट्स ऑफ कॉल्स, मतलब कि जितना भी लॉजिस्टिकल सपोर्ट है और ये मूवमेंट है, इन दोनों को इनेबल किया जाएगा। इसका मतलब बात सीधा निकल के इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जो आज तक डिस्कस हो रही थी, जो प्राइम इंपॉर्टेंस का बना हुआ था, वो अब उठ के आर्कटिक की तरफ भी चला गया है और इंडिया ने अपने पोजीशन को और ज्यादा पावरफुल बनाया है। आइए आगे देखते हैं कि इसमें इंडिया का क्या फायदा है और रशिया का क्या फायदा है ऐसे टाइप के अग्रीमेंट में। सबसे पहली बात, रशिया के बेनिफिट। रशिया के बेनिफिट एक है कि उनको ग्रेटर एक्सेस मिलेगा, जितने भी इंडिया के पोर्ट्स हैं, उनके एयरफील्ड्स हैं, और ऑपरेशनल उनको एक सहायता मिलेगा, ऑपरेशनल सपोर्ट जिसे कहते हैं, चाहे वो रिफ्यूलिंग का हो, रिपेयर्स का हो, ऑपरेशंस का हो, ये सारे सपोर्ट रशिया को मिलेंगे। दूसरी बात है कि रशिया के लिए एक स्ट्रैटेजिक फुटहोल्ड है इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन एक ऐसा रीजन है जिसके लिए सारी कंट्रीज कॉम्पीट करती हैं और रशिया को भी एक मौका मिलता है इंडियन ओशन में अपना मार्क बना देने का। दूसरी बात है ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी इन साउथ एशिया। जैसा आप जानते हैं, साउथ एशिया के थ्रू बहुत सारे अपने शिप्स जाते हैं और ट्रेड के माध्यम से शिपिंग रूट्स एनेबल्ड है। इस तरीके से, इस टाइप के अग्रीमेंट से ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि किस तरीके से वो ऑपरेट करना चाहता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है, वो अब रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। इसीलिए रशिया के लिए ये बहुत फायदे का सौदा भी है। तीसरी चीज है स्ट्रेंथन्स द पोजीशन इन मल्टीपोलर वर्ल्ड। हमेशा जानिए कि पावर बैलेंस इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत ज्यादा उपयोगी है। पावर बैलेंस जो है वो यूजुअली डिफेंस से किया जाता है ना। और ये जो डिफेंस रिलेटेड अग्रीमेंट है, ये पावर बैलेंस को रशिया की तरफ भी टिल्ट करता है। ठीक है, हम लोग जब बात करते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड और या फिर यूनिपोलर वर्ल्ड की, इसमें हम जब बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि जो पावर है वो एक्यूमुलेट हो रहा है सिर्फ एक कंट्री में, तो उसे बोलेंगे यूनिपोलर। मल्टीपोलर मतलब कि बहुत सारे पावर सेंटर्स हैं, और ये ऐसा एग्रीमेंट है जो कि रशिया के तरफ भी बैलेंस ऑफ पावर को शिफ्ट करता है। इंडिया के क्या गेन्स है? इंडियाज इंस्टीट्यूशनल एक्सेस टू ओवर 40 रशियन एयर एंड नेवल बेसिस फ्रॉम व्लादिवोस्तोक, जो व्लादिवोस्तोक जो आपका पैसिफिक में है, और मुर्मांस्क जो आपके आर्कटिक में है, इसमें आपका इंडिया का एक्सेस मिल जाएगा। जितने भी पोर्ट्स हैं, जितने भी एयरफील्ड्स हैं रशिया के, इन जोन्स में वहां पे हमारा एक्सेस बढ़ जाएगा। इस तरीके से क्या होता है कि हमारी जो रीच है वो पैसिफिक ओशन से लेते हुए और आर्कटिक तक पहुंच जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारी जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है उसमें एक इंपॉर्टेंट कड़ी की तरह सामने आता है और उसको एक्सपैंड करता है, उस नेटवर्क को। रेंज फॉर नेवी एंड एयरफोर्स डिप्लॉयमेंट्स, इंप्रूव्ड ऑपरेशनल कैपेसिटीज फार फ्रॉम होम बेसिस। इसका मतलब ये है कि अपने होम बेस से उसको कोई सहायता की जरूरत नहीं है, बल्कि रशिया के बेस, नेवल बेस और एयरफील्ड्स की सहायता के द्वारा वो वहां पर ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जानना अब और जरूरी है कि क्या इंडिया ने ऐसा कोई अग्रीमेंट पहले किसी और के साथ किया है? तो ये आपको जानने को मिलेगा कि हाँ, ऐसा हुआ है, और ये किया गया है यूएस के साथ, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। जो डिफेंस अग्रीमेंट्स हैं हमारे, उसके अंडर सिमिलर टाइप का हमारा लॉजिस्टिकल सपोर्ट, चाहे कम्युनिकेशंस, इस तरीके के अग्रीमेंट किए गए हैं। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस को फॉलो कर रहे हैं पहले से, तो आपको याद होगा कि 2018 में इसी तरीके का एक अग्रीमेंट साइन किया गया था जिसे बोलते हैं कॉमकासा। कॉमकासा स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है कि भारतीय मिलिट्री, जितना भी इंडियन मिलिट्री है और अमेरिकन मिलिट्री जो है, वो एक दूसरे के समक्ष किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकती है। ठीक है, उसका प्लेटफॉर्म प्लस कम्युनिकेशन किस तरीके का होगा, वो कॉमकासा डिसाइड करता है।
ठीक है, इस अग्रीमेंट को साइन किया था हमने 2018 में। 2016 में लिमोआ यानी कि लॉजिस्टिकल एक्सचेंज मेमोरेंडम, इसका मतलब क्या है, जितने भी रीफ्यूलिंग है, जितने भी पोर्ट्स ऑफ कॉल है, जितना भी मेंटेनेंस है, जितना भी रिपेयर है, वो सबका अग्रीमेंट है। इसका मतलब कि हमेशा उनको होम बेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इंडिया के बेस को यूटिलाइज कर सकते हैं और इंडिया जो है वो यूएस के बेसिस को यूटिलाइज कर सकता है इस लिमोआ के अंडर। एक और चीज है जो कि है बीका, ये स्टैंड्स फॉर बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट्स। ठीक है, इसका क्या है, शेयरिंग ऑफ हाई एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग यूएस जियोस्पेशियल सैटेलाइट एंड ड्रोन डेटा। मतलब टेक्नोलॉजी से ड्रिवन, जो टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन इंटेलिजेंस है, जो डेटा है, उस डेटा से जो इंटेलिजेंस आता है वो आपस में शेयर करेंगे। मतलब इंडिया और यूएस आपस में ये मिलिट्री इंटेलिजेंस को भी शेयर करेंगे। ठीक है, तो इससे हमें समझ में आता है कि बोथ इंडिया एंड यूएस एज वेल एज इंडिया एंड रशिया, इन दोनों ने ही ऐसे अग्रीमेंट्स एक दूसरे के साथ समझौता में हमें निकाले गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं कि इस पूरे चीज का, इस समझौते का स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन, मतलब इंटरनेशनल रिलेशन पे इसका क्या असर है। ठीक है, तो सबसे पहली बात स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ठीक है, इंडिपेंडेंट पार्टनरशिप्स, इसका मतलब है कि जहां पे ऐसा बोला जाता है विश्व भर में कि पावर सेंटर्स आपके यूएस और रशिया में कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इंडिया एक ऐसा पोजीशन ले रहा है जो कि इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इंडिया के पास अग्रीमेंट्स दोनों के साथ है, यूएस के साथ भी है और अब रूस के साथ भी है, जिसका मतलब है कि वो किसी की साइड में नहीं है, मतलब वो किसी की साइड नहीं ले रहा। ठीक है, उनके पास खुद की ऑटोनॉमी है, उनके पास खुद की सॉवरेंटी है डिसाइड करने की कि मैं किसके साइड रह सकता हूं, किसके साइड नहीं रहना मुझे। ठीक है, दूसरी बात है इंडो पैसिफिक फोकस। ठीक है, इंडो पैसिफिक फोकस, क्योंकि पूरी दुनिया इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजीज की बात कर रही है, सबका फोकस इंडो पैसिफिक के ऊपर है। ठीक है, और यहां पे हमेशा से हम लोग ने करंट अफेयर्स में भी देखा है कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है इस रीजन में काफी ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, तो इस तरीके के चाइनीज इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए या फिर टक्कर देने के लिए इंडिया का ये जो समझौता है वो बहुत फोकस को सामने लेकर आता है। ठीक है, इंडियाज विजन फॉर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, मतलब विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, बिना किसी रुकावट के हमारे पास फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए, है ना, और जितने भी चाइनीज इन्फ्लुएंस है वो हमें किसी तरीके से रिस्ट्रिक्ट ना करें। तो इस तरीके का जो समझौता है वो उसको और डिटरमाइन करता है, उससे और ज्यादा डिटर्मिनेशन ड्राइव करता है। ठीक है, तीसरी चीज है डिफेंस मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, डेफिनेटली अगर इस तरीके का अग्रीमेंट होता है तो हमारे पास और भी तकनीकी विकास, मतलब कि एडवांस्ड टेक्नोलॉजी हमारे पास एक्सेसिबल होती है, लॉजिस्टिक्स अवेलेबल होते हैं और ना कि सिर्फ यूएस के बट रशिया के भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक मिलिट्री अपग्रेड है टेक्नोलॉजी डोमेन में। ठीक है, तो यूएस अग्रीमेंट्स, अब अगर हम लोग कंक्लूजन में देखें तो यूएस अग्रीमेंट्स हम लोग के क्वाड स्ट्रेंथ को, आपने जानते होंगे कि क्वाड कंट्रीज हैं, ये बैलेंस करते हैं चाइनीज इन्फ्लुएंस को। ठीक है, और जो रिलॉस है डीपेंस द एग्जिस्टिंग डिफेंस पार्टनरशिप विथ रशिया। जैसा आपको मालूम होगा कि मैक्सिमम डिफेंस इंपोर्ट हम लोग रशिया से ही करते हैं। ठीक है, और ये जो है, ये जो अग्रीमेंट है वो उसी दृढ़ निश्चय को आगे बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो इसी वजह से अब हमारे को जवाब मिल जाता है कि क्यों आर्कटिक की तरफ और कैसे इंडो पैसिफिक से फोकस हटते हुए आर्कटिक की तरफ भी जा रहा है, और इस सब के प्रोसेस में इंडिया ने अपनी मिलिट्री फुटहोल्ड को और किस तरीके से प्रबल बना लिया है। थैंक यू सो मच।